अपने राष्ट्र के प्रति एकता और प्रेम की भावना राष्ट्रवाद पे चढ़ाएगा तो जो यहाँ का भी राजा था वो भी क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। इन लोगों का एक शासन चलता था, इन लोगों का एक शासन का नीति चलता था जिसको बोलते हैं फूट डालो 1919 से लेकर 1947 तक के युग को क्या बोला जाता है, गांधी युग बोला जाता है। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, चुस्त फुस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का इतिहास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जो अवधारणा है वो कैसे शुरुआत हुआ था, राष्ट्रवाद होता क्या है और राष्ट्रवाद का शुरुआत होने का कारण क्या क्या थे, इनमें किन किन लोगों की भागीदारी थी, इनके जो परिणाम निकले वो कैसे कैसे थे, कहाँ कहाँ पे इसके परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है जो अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भावना है उसका जो स्तर है उसको ऊंचा, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति एकता और प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद होती है। और भारत में राष्ट्रवाद कहने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो राष्ट्रवाद की भावना यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की जो भावना है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें भारत में देखने को मिलती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, जैसे आप लोगों ने बिहार बोर्ड के ही कक्षा 10वीं का इतिहास का चैप्टर नंबर 3 यानी कि हिंद चीन में आंदोलन, जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कि जैसे हिंद चीन जहाँ पे था उसमें 3 क्षेत्र आते थे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो इन क्षेत्रों पर जैसे फ्रांस का उपनिवेश था उसी तरह से जो भारत देश है यहाँ पर भी उपनिवेश था। और किस देश का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन क्या करा था, पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आया था अपने व्यापार करने के लिए। फिर व्यापार करते करते उसने हमारे जो भारत है वो यहाँ पर भारत में जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं उनमें वो भागने लगा। और भाग लेते लेते वो एक दिन इतना भारत के ऊपर चढ़ गया कि फिर भारत उनके अधीन हो गया और भारत पर वो अपनी नीतियाँ लागू करके भारत में शासन करने लगे और भारत पर लगभग उन्होंने 200 सालों तक शासन किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कैसे कैसे किए थे। तो देखिए, जब ब्रिटिश वाला आया तो वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आया था और वो लोग व्यापार करने के लिए ही आया था यहाँ पर सर्वप्रथम। लेकिन व्यापार करते करते उन्होंने राजनीति में भाग लेने की शुरुआत कैसे की, क्योंकि जब वो लोग यहाँ पर आए थे लगभग 1600 ईस्वी में, उस समय जो भारत था वो अनेक छोटे छोटे इकाइयों में और खंडों में बटा हुआ था। यहाँ पर अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने अपने राजा स्थापित किए थे और अपने अपने नागरिक और प्रजाएं रहती थी। और इन जो राजाओं और प्रजाओं की सोचें थी, यानी कि ये जो सोचते थे ये सिर्फ अपने ही राज्य और अपने ही छोटे से क्षेत्र के भलाई के लिए सोचते थे और इन्हें दूसरे क्षेत्र से कोई मतलब नहीं रहता था। यानी कि ये एक संपूर्ण राष्ट्र नहीं था, ये उस समय विखंडित था, ये अनेक खंडों में बटा हुआ था। या यूँ बोल सकते हैं कि भारत जो था लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी तक, 15वीं 16वीं क्या 19वीं शताब्दी तक जो भारत था वो पूरे अलग अलग काल खंडों में बटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो ब्रिटिश वाले क्या करते हैं, जब यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर जो राष्ट्र की भावना होती है यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो यहाँ पर व्यक्तियों में नहीं दिखती है। वो देखते हैं कि जो भारत है वो अनेक काल खंडों में बटा हुआ है, अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, अपनी नीतियाँ लागू करते हैं। सबसे पहले तो यह व्यापार का झांसा देते हैं। व्यापार करते करते ये वहाँ की जो राजाएं होते थे वो उन राजाओं से ये संपर्क बनाते थे और ये उन राजाओं को अपने बातों में बहला फुसला कर उन्हें स्वर्ण मुद्राएं और अनेक जो तोहफे थे वो इन्हें भेंट करते थे। तो जो राजाएं थे वहाँ के वो इनसे प्रसन्न हो जाते थे और इन्हें अपने दरबार में बुलाया करते थे। ये कभी दरबार में जाते तो इस राजा का बात सुने, मान लीजिए कि 3 क्षेत्र हैं, मान लीजिए एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है। एक गया अंग्रेज का सैनिक यहाँ पर, या अंग्रेज का सेनापति जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर गया। यहाँ के राजा को उसने अनेक सारे तोहफे और भेंट दिए। तो जो यहाँ का राजा था वो प्रसन्न हो गया। क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। जब प्रसन्न हो गया तो इसको अपने दरबार में बुलाने लगा। फिर ये जो अंग्रेज का सेनापति गया था फिर वो यहाँ से उनकी बातें सुनेगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। यहाँ पर भी ये यहाँ के राजा जो था उसको भी सर पे चढ़ाएगा और इसको सर पे चढ़ाएगा तो जो यहाँ का भी राजा था वो भी क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। फिर यहाँ से इस राजा की बात सुनकर फिर वो यहाँ पर जाएगा।
यहाँ पर भी वो यही काम करेगा जो यहाँ पर किया था। इनको अलग अलग तोहफे और अलग अलग भेंट देगा, जिससे यहाँ का भी जो राजा होगा वो भी प्रसन्न हो जाएगा। और जब ये तीनों इससे प्रसन्न हो जाएंगे तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ की बातें यहाँ पर लाएगा, यहाँ की बातें यहाँ पर ले जाएगा, उसी तरह से यहाँ की बातें यहाँ पर लाएगा। यानी कि ये तीनों की बातें इधर उधर करेगा और तीनों में फूट डालेगा। इन लोगों का एक शासन चलता था, इन लोगों का एक शासन का नीति चलता था जिसको बोलते हैं फूट डालो, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। डिवाइड मतलब कि बांटो और रूल मतलब कि शासन करो। फूट डालो और शासन करो, ये तीनों में ये फूट डाल देते थे। फूट डालने के बाद इस राजा से बोलते थे कि आप इस पे आक्रमण करो, हम आपकी सहायता करेंगे। तो ये राजा इसकी बातों में आकर इस पे आक्रमण कर दिया, तो ये मान लो कि पराजित हो गया। तो पराजित हो गया तो यहाँ पर अब अधिकार किसका हो जाएगा, तो इसका अधिकार हो जाएगा। तो जब इसका अधिकार होगा तो ये राजा के पास अपनी शर्त रखेगा, बोलेगा कि आप कि मैंने सहायता की है तो आप मुझे इसमें कुछ हिस्सेदारी दीजिए, अपना पार्टनरशिप दीजिए। तो ये जो राजा था जब यहाँ पर अपना कब्जा कर लेता था तो ये अंग्रेज को यहाँ की कुछ हिस्सा देती थी, हिस्सा देता था। उसके बाद यहाँ पर जब अधिकार कर लिया तो वो यहीं की राजा से बोलेगा कि आप फिर इसके ऊपर कब्जा कीजिए। फिर ये इसी के जैसा जैसे इसके साथ हुआ उसके वैसा ही जस्ट इसके साथ भी होगा। फिर ये यहाँ का जो राजा था अंग्रेज के साथ मिलकर यहाँ पर आक्रमण करेगा और यहाँ के राजा पे भी पराजय कर लेगा। फिर यहाँ पर जब उस राजा को पराजित करेगा तो पराजित करने के बाद फिर यहाँ पर भी वही काम करेगा, बोलेगा कि आप यहाँ पर भी मुझे हिस्सेदारी दीजिए और यहाँ पर भी वो उसके साथ मिलकर यहाँ पर भी वो अपना शासन करने लगेगा। तो इस तरह से वो क्या करता था, पहले तीनों को प्रसन्न करेगा, फिर एक के साथ किसी के साथ मिलकर इन दोनों पे कब्जा करके अपना पार्टनरशिप लेता था। और इसका यही नीति था, फूट डालो और शासन करो। क्योंकि ये जानते थे कि जो भारतीय हैं उनकी संख्या हमसे अधिक है और हमारी संख्या कम है, तो जब तक हम अपनी कोई कूटनीति या अपनी नीति नहीं लागू करेंगे तब तक से हम लोग इन भारतीयों पर नहीं जीत पाएंगे। और वो जानते थे कि ये जितने कालखंडों में और जितने क्षेत्रों में बटे हुए रहेंगे तब तक ये हमारे लिए आसान काम रहेगा इन पर अपना अधिकार करना। अगर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो फिर अधिकार करना इन पर हमारा कठिन हो जाएगा। तो जितना सोचते थे ना कि इनको बांट के रखें उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो देखिए ये लोग अपना जब नीति लागू करने लगे, जब यहाँ से फिर क्या होता था कि जब ये राजा तो मान लीजिए कि जीत गया, अब राजा के साथ तो रहने लगे, राजा के साथ पार्टनरशिप कर लिया, फिर ये क्या करता था कि धीरे धीरे अपना व्यापार को बढ़ाता था। जहाँ पर भी व्यापार करने जाता था वहाँ के क्षेत्र के राजा जो थे उनके साथ अच्छे से अपना संबंध बनाता था और खुशी खुशी वहाँ पर रहता था। फिर राजा को धीरे धीरे पता चलता कि जो ये है वो इतना अच्छा है कि हमारी सहायता कर रहा है और यहाँ पर आकर व्यापार कर रहा है, जिससे हमारे जो राज्य का राष्ट्रीय आय है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन वो इस चीज़ से अनजान रहता था कि ये अंग्रेज यहाँ पर कुछ और करने आया है। फिर वो अचानक से उस राजा के साथ धोखा करता था और वहाँ पर उस राजा के जो प्रजाएं थी उन पर भी अपना शासन करने लगता था। कैसे? क्योंकि वो राजा पर अचानक से हमला बोलेगा और राजा को भी हटा देगा। पहले यहाँ के राजा ने इस पर हमला किया तो इस पर अपना अधिकार कर लिया, फिर इस पर हमला किया तो इस पर अधिकार कर लिया, फिर अंग्रेज आया सीधा इसी पर धावा बोल दिया, इस पे ही जीत गया। तो ये तीनों क्षेत्र क्या हो गए? अंग्रेज के ही अधीन हो गए। उसी तरह से अंग्रेजों ने अपनी नीतियां लगाई और पूरे क्षेत्र पर, भारत के पूरे क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अब अपना अधिकार कर लिया तो अपना नीति तो लगाएंगे ही, राजनीति में भाग तो लेंगे ही। तो जितने भी पहले के पुलिस अधिकारी, जितने भी वकील, जज, जितने भी सरकारी कर्मचारी और ऊंचे पद के जो नौकरियां होती थी उन पर किनका अधिकार था और किनका अधिकार था और किनका जो नीति था वो किनका चलता था? अंग्रेजों का चलता था। तो जब ये अपनी नीतियाँ लागू करने लगी तो ये इनकी नीतियाँ जो थी ना वो लोगों के शोषण के लिए बनी हुई थी। जितना वो चाहते थे ना कि भारत को लूटें और अपने देश यानी कि ब्रिटेन ले जाकर पहुंचाएं और वहां पर ये उस धन को अपने यूज के लिए यूज में लाते थे। तो ये क्या करते थे कि यहाँ पर तो पहले उन्होंने जीत लिया, वो अपनी नीतियाँ लागू करते थे। नीति लागू करते थे तो किसानों का, श्रमिकों का, मजदूरों का, ये सब का क्या होता था? शोषण होता था। जब इन लोगों का ज़्यादा शोषण होने लगा
तो फिर इनके खिलाफ विद्रोह हुए। कब विद्रोह हुआ था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि कहें तो 1857 में, 1857 यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि बीच बीच में, यही वो अवधि थी जब एक विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह ही इसी को बोला जाता है कि चिंगारी लगा दी थी राष्ट्रवाद का। भारत में चिंगारी उठने का काम यहीं से शुरू हुआ था और मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत की थी। और आप लोगों ने इस पाठ को 8वीं कक्षा में अच्छे से पढ़े होंगे और जानते होंगे कि मंगल पांडे ने क्यों इनके खिलाफ विद्रोह किया था। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ है वहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। इससे भी पहले विद्रोह हो चुके थे, जैसे कि हमारा हो गया नील विद्रोह था, संथाल विद्रोह था, ठीक है, ये सब विद्रोह हो चुका था पहले। और बहुत सारे विद्रोह हैं जो अभी हमें अभी नहीं जानना है 10 क्लास के हिसाब से, अभी जितना जानना है वो लोग हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। तो यहाँ पे मेन रूप से यहाँ से ही आंदोलन स्टार्ट होता है और यहीं से बोला जाता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा की चिंगारी उठती है और यहीं से राष्ट्रवाद की जो भावना है वो आगे बढ़ती है भारत में। जब 1857 में ये जो क्रांति हुई इसको अंग्रेजों ने तो दबा दिया, लेकिन इसी की चिंगारी आगे चलकर फिर एक ज्वाला का रूप ले लेती है, एक बड़े ज्वाला का रूप ले लेती है जो पूरे अंग्रेजों को ध्वंस कर देती है। और उस क्रांति में अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी जानें गंवाई थी और अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए थे, अपना संघर्ष किए थे। और ऐसा नहीं है कि ये जो आज़ादी हमें मिली वो आज़ादी सिर्फ क्रांति के और लड़ाई के दम पर ही मिल गई थी। अनेक कूटनीतियाँ भी अपनाई गई थी। हमारे जो गांधी जी थे वो सत्य अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति, वो उन्होंने कभी भी युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया। वो चाहते थे कि जो भारत का क्रांति चल रहा है, भारत का जो क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है वो हमेशा सत्य और अहिंसा के पथ पर ही चलता रहे और जो भारत है वो स्वतंत्र हो लेकिन सत्य अहिंसा के माध्यम से हो। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आते हैं कि गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का जो युग था वो कब से कब तक था। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देते हैं अभी कि महात्मा गांधी जी जो थे पहले दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे। दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आते हैं। भारत आते हैं जब, तो वो देखते हैं कि भारत पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया और यहाँ पर वो शोषण करते हैं लोगों का। और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भारत में महात्मा गांधी कब आए थे। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये जवाब होगा कि भारत में महात्मा गांधी का आगमन 1915 ईस्वी में होता है। ये 1915 ईस्वी में कहाँ आते हैं? भारत में। कहाँ आते हैं? भारत में। जब ये भारत में 1915 ईस्वी में आते हैं तो ये देखते हैं कि भारत पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया और यहाँ पर लोगों का वो शोषण कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन, यानी कि जितना भी वहाँ उनका बचा हुआ जीवन था, उन्होंने अपने जीवन को भारत को समर्पित कर दिया और भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ते रहे अंतिम सांस तक। तो बोला जाता है कि 1919 से लेकर 1947 तक के युग को, 1919 से लेकर 1947 तक के युग को क्या बोला जाता है? गांधी युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गांधी युग। और इसी समय में, इसी कार्यकाल में महात्मा गांधी ने भारत में अनेक सारे आंदोलन किए और भारत में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया और भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1919 से 1947 के बीच में उन्होंने 3 विद्रोह किए थे। और 3 विद्रोह का पहला का नाम है असहयोग आंदोलन। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? सत्याग्रह नाम दिया था। इन्होंने जितने भी आंदोलन किए उसको सत्याग्रह का नाम दिया करते थे। क्या दिया करते थे? सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी कि
ये जितने भी आंदोलन हुए थे वो अपने अपने अधिकार और सत्य के लिए ही किया गया था। और ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। दूसरा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1930 ईस्वी में। उसके बाद हमारा तीसरा आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में। तो ये 3 आंदोलन महात्मा गांधी ने किया और इसको इन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्याग्रह का अर्थ हमने बताया सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। तो जब अंग्रेजों का जो नीति था वो लोगों के ऊपर जब शोषण करने लगा, वो बहुत लोगों का दयनीय स्थिति करने लगा, तो लोगों ने उसके खिलाफ फिर आंदोलन किया। और आंदोलन के पश्चात जो उपनिवेश थे ब्रिटिशों के, उनका प्रतिक्रिया होने लगा। उनके जो नीतियां थी उनको वो लोग नहीं मानते थे और उनके खिलाफ वो लोग विद्रोह करने लगे। तो फिर उसके बाद क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए। फिर बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत जो था इन ब्रिटिशों से, इन अंग्रेजों से आज़ाद हो पाया। और जो अंग्रेज आए थे ब्रिटेन से, वो अपने फिर देश में पुनः लौट गए। लेकिन इस अवधि के दौरान उन्होंने भारत का एकदम पूर्ण रूप से शोषण किया और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले। और इस सोने की चिड़िया को उन्होंने लूट डाला। यहाँ के जो सारे धन थे उसको वो लोग अपने देश में पहुँचा दिया और वहाँ पर वो लोग इसी पैसे से अपना जो विकास था उसको करने लगे। तो आई होप कि आप सब ये समझे होंगे कि मैंने यहाँ पर कैसे कैसे बताया कि कैसे कैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कैसा अपना जो नीति था वो अपने देश के राजाओं के साथ कैसे कैसे इन्होंने किया और अपने देश को इन्होंने कितने नीतियों से रखा। उसमें एक नीति थी फूट डालो और शासन करो। ये लोग चाहते थे कि ये जो भारत देश है इनमें राष्ट्र की भावना कभी न जगे। ये लोग हमेशा अनेक अनेक क्षेत्रों में बांट कर रहे हैं। और इसके बाद गांधी जी आते हैं तो 1915 में आते हैं तो देखते हैं कि भारत इन अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है पूर्ण रूप से। तो फिर वो आंदोलन करते हैं, जिसको लोग नाम देते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। फिर इन्होंने आंदोलन दिया था। तो पहला था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1920 ईस्वी में। उसके बाद वो लोग करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1930 ईस्वी में। उसके बाद आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। तो ये तीनों आंदोलन के बारे में हम लोग अभी डीपली पढ़ेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन था इतना। फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ था उसका कारण क्या क्या था। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत में राष्ट्रवाद के कारण। भारत में राष्ट्रवाद के कारण, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये बस एक इंट्रोडक्शन था कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें अनेक सारे एक्ट के बारे में भी पढ़ना है कि कौन कौन सा एक्ट कब कब लागू हुआ था, उस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था। जैसे आपको एक बता देता हूँ, एक रॉलेट एक्ट का नाम लागू हुआ था एक्ट। ये कब लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपको लागू हुआ था 1919 ईस्वी में ही। और 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ था तो इसके अधीन क्या होता था कि लोगों को जबरन किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया था और इसमें बेल की भी गुंजाइश नहीं होती थी। और वो जब तक चाहते थे तब तक उसको रखते थे। लगभग बोला जाता है कि 2 सालों तक जेल में रहना पड़ता था कम से कम। ठीक है, कम से कम 2 सालों तक रहना पड़ता था और इसमें बेल नहीं मिलती थी। अब अगर चाहोगे कि हम लोग वकील लगाकर जज की सहायता से, वकील की सहायता से हम लोग अगर यहाँ पर बेल ले लेंगे तो बेल आपको नहीं मिलती थी, जमानत नहीं मिलती थी। जब तक चाहेगा वो तब तक आपको रखेगा।
इसी को बोलते थे रॉलेट एक्ट, जो 1919 ईस्वी में हुआ था और इसका विरोध भी हुआ था, जिसके बाद हम लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड हमको देखने को मिलता है, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।